कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हमने अभी तक कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के डिफरेंट डिस्कस कर चुके हैं। 5 डिसिप्लिन थे बेसिकली, वो डिस्कस कर चुके हैं। B2B कॉन्टेक्स्ट में आपकी कस्टमर पोर्टफोलियो कैसे मैनेज किया जाता है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके डिफरेंट मॉडल्स थे B2B मार्केट में कस्टमर्स को क्लासीफाई करने के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो है बेसिकली हमने स्टार्ट करना है। हमने कस्टमर्स की मज़ीद कुछ जो है ना वो एक डायमेंशन है कि कस्टमर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर के टाइप्स पहले स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर की जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़नी है, और साथ साथ जो है कुछ स्ट्रेटजीज है कस्टमर रेलिवेंट वो हमने आज कंटिन्यू पढ़नी है हमने आज। अब आपके कस्टमर्स को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट। कस्टमर स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए कितना सिग्निफिकेंट है, इस बेस पे हम लोग कस्टमर को डिफरेंट टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर जो किन किन कैटेगरीज में फॉल कर रहा है, वो टाइप्स हैं। सबसे पहली है हाई फ्यूचर लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर। ये जैसे टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये हमारे वैसे कस्टमर्स हैं। दोज कस्टमर विल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इन द फ्यूचर। ऐसे कस्टमर्स जो कि मुस्तकबिल में हमारी कंपनी को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर सकते हैं, या हम लोग उनसे अच्छे रेवेन्यू अर्न करेंगे मुस्तकबिल में, ऐसे कस्टमर को हम लोग बोलते हैं हाई फ्यूचर लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर। मुस्तकबिल में हमसे अच्छा अर्न करेंगे। दूसरा है हाई वॉल्यूम कस्टमर्स। दीज कस्टमर माइट नॉट जनरेट मच प्रॉफिट but they are strategically significant because their absorption of fixed cost and their economies of scale generate to keep unit cost low। बेसिकली कहते हैं कि ये जो कस्टमर होते हैं इनसे हो सकता है पॉसिबली कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर रहे हम लोग इनसे, ये चांसेस हैं, लेकिन आपसे आपकी जो टोटल जितनी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन का एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी आपके गुड्स की जो है ना ये वाले परचेज़ करते हैं, ये वाले कस्टमर्स परचेज़ करते हैं, इसलिए इनको हाई वॉल्यूम कस्टमर कहते हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है? अब इनसे आप प्रॉफिट बट नॉर्मल से आप इनसे अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन जितनी आपसे ये क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करते हैं उतनी आपको जो है ना वो प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ती है। जब आप अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने से मुराद आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से मुराद ये है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है आपकी वो कम होती है। यानी कि अगर आप लोग 100 यूनिट बना रहे हैं तो एक यूनिट बनाने पे आपको हो सकता है 20 रुपये कॉस्ट आ रही हो, लेकिन अगर आप 500 यूनिट बना रहे हैं तो एक यूनिट बनाने की कॉस्ट आपकी जो है ना 16 रुपये 17 रुपये तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी उतनी रहती है। फिक्स कॉस्ट आपकी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ आपकी चेंज नहीं होती। जैसे बिल्डिंग का रेंट है, बिल्डिंग का रेंट चाहे आप 100 यूनिट बना रहे हैं तब भी उतना ही आपने पे करना है, अगर आप 500 यूनिट बना रहे हैं तब भी आपने उतना ही पे करना है। अब लेकिन इन कस्टमर हाई वॉल्यूम कस्टमर्स की वजह से आपकी जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है। इसकी वजह से आपकी पर यूनिट ओवरऑल कॉस्ट जो है आपकी कम हो जाती है, और उसको बोलते हैं आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव किया है। ये आपके दूसरे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट कस्टमर हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हाई वॉल्यूम कस्टमर। उसके बाद आ जाता है जी बेंचमार्क कस्टमर। दीज आर द कस्टमर दैट अदर कस्टमर्स फॉलो। इससे मुराद यह है कि जी ये कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि मार्केट में उनको दूसरे कस्टमर्स फॉलो करते हैं। ये B2B मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं। मेरा एक ऐसा कस्टमर है जो कि इतना बड़ा ग्रुप है मिसाल के तौर पे कि उसको बाकी लोग मुझको फॉलो करते हैं। हम इसकी यहाँ नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। अब फॉर एग्जांपल अब कोको कोला की जो वेंडिंग मशीन्स हैं, वेंडिंग मशीन जैसे होती हैं जिसमें आप वो कॉइन डालते हैं, नोट डालते हैं, तो आपको कोको कोला का जो कैन है वो बाहर आ जाता है। अब कोको कोला वो जो मशीन्स हैं खुद नहीं बनाता, वो एक कंपनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, निपॉन कॉन्लेक्स है जो भी इसका नाम है, ठीक है। अब वो अगर कोको कोला उनसे अपनी मशीनें बनवा रहा है, वेंडिंग मशीन बनवा रहा है, कल को अगर कोई गवर्नमेंट ने अपनी वेंडिंग मशीन बनवानी है या नेक्स्ट कोला ने अपनी वेंडिंग मशीन बनवानी है, तो वही देखेंगे वो किससे बनवाएंगे। वही देखेंगे कि अगर ये जो निपॉन ये जो कंपनी है ये कोको कोला को सेटिस्फाई कर सकती है, कोको कोला को अच्छी वेंडिंग मशीन बना के दे सकती है, तो इसका मतलब है कि ये मुझे भी जो है ना अच्छी वेंडिंग मशीन बना के दे सकती है। अब कोको कोला की बेसिकली डिमांड जो है मशीन्स की ज़्यादा होती है। कोको कोला मशीन से एफिशिएंसी ज़्यादा डिमांड करता है, और अगर कोको कोला को ऐसा कोई प्रॉपर सप्लायर मिला हुआ है, ठीक है,
तो कोको कोला को देख के बाकी कस्टमर्स भी जो है ना वो उसी पर्टिकुलर सप्लायर से परचेज़ करेंगे। अब आपने समझना कि आपके जो निपॉन कॉर्नफ्लेक्स है, आप जो है ना इसके वो हैं मार्केटर्स हैं। अब आपने देखना है कि जी आपके लिए जो बेंचमार्क कस्टमर होगा वो कोको कोला होगा। क्यों? क्योंकि कोको कोला को देखते हुए दूसरे लोग भी आपसे परचेज़ करेंगे। ठीक है, बल्कि नीचे लाइन लिखी हुई है, इफ़ वी आर गुड इनफ फॉर कोक वी आर गुड इनफ फॉर यू। ठीक है, ये बेसिकली इसमें चीज़ है कि आप एक अच्छे और बड़े कस्टमर को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उस अच्छे और बड़े कस्टमर को बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। ये ऐसे कस्टमर्स को हम लोग बोलते हैं बेंचमार्क कस्टमर्स। उसके बाद रहता है इंस्पिरेशंस। दीज आर कस्टमर हु ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द सप्लायर बिजनेस। ये बेसिकली वो कस्टमर्स हैं जिनको जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनसे आपके बिज़नेस के अंदर जो है ना वो इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। लाइक अब वो क्या करते हैं कि जी कुछ कस्टमर्स हैं, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि जी मैं वो बिज़नेस करता हूँ उस चीज़ का, उसका फर्नीचर बनाता हूँ मैं, डिफरेंट किस्म का घरों का दफ्तर का फर्नीचर बनाता हूँ मैं। अब जो है मुझे कहीं से ऑर्डर आता है कि जी मुझे आपने इस तरह के जो है ना वो जो कॉर्नर्स बनते हैं घरों के अंदर यूज़ किए जाते हैं, अब मुझे लकड़ी का कॉर्नर बना के देना है, उसकी ये इसकी डायमेंशन होनी चाहिए। आपने मुझे इस तरह के जो ना कबर्ड बना के देनी है, मुझे इस तरह की चेयर बना के देनी है। अब वो क्या है कि मैंने कुछ टेक्निकल, मुझे जो कस्टमर है वो उसकी जो डिमांड है वो आम रूटीन के ऑर्डर से हट के है। अब जो रूटीन के ऑर्डर से हट के जो डिमांड आती है उसको जब मैं बनाऊंगा तो उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा। तो इससे मुराद है कि जी मेरे बिज़नेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। या अगर मैं स्टैंडर्ड आइटम्स भी बना रहा हूँ उसमें कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो मुझे कस्टमर बता सकता है कि यार आप इस चीज़ को ऐसे की बजाय ऐसे अगर बना लो, या इसमें ये चीज़ ऐड कर दो, ये चीज़ माइनस कर दो, तो आपकी प्रोडक्ट इससे भी मज़ीद बेहतर हो सकती है। ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशंस। ये सब टाइम होता है कि जी आपको कस्टमर कंप्लेन करता है आपसे, लेकिन वो जो कंप्लेन है वो आपके लिए सूझबूझ साबित होती है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है नया। उसके बाद आ जाते हैं डोर ओपनर्स। दीज आर कस्टमर दैट अलाउ सप्लायर टू गेन एक्सेस टू न्यू मार्केट। ये ऐसे कस्टमर हैं। अच्छा, ये सारा हम लोग B2B मार्केट के सिनेरियो में डिस्कस कर रहे हैं, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये बेसिकली ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि नई मार्केट्स में हमारी जो है वो रसाई को ईजी बनाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक बार वो एग्जांपल दी थी, वो जो है फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल मिल है K&M's की और ज़ाराज़ की। अब जो है अगर मैं ज़ाराज़ को चीज़ें सेल करता हूँ, पहले हो सकता है कि जो मेरी जो प्रोडक्ट्स थी वो सिर्फ अमेरिका में थी, लेकिन अगर मैं ज़ाराज़ को चीज़ें सेल कर रहा हूँ, ज़ारा जो है मेरी कनाडा में भी मेरी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने में मुझे हेल्प करता है, या दूसरे अफ्रीका में हेल्प करता है, या UAE में हेल्प करता है फॉर एग्जांपल। अब वो बेसिकली क्या है कि एक कस्टमर ऐसा है जिसने मेरे लिए नए रास्ते खोल दिए, नए मार्केट्स तक मेरी जो है ना वो एक्सेस दिलवा दी है मुझे। ठीक है, ऐसे कस्टमर्स को हम लोग बोलते हैं डोर ओपनर्स। वो बेसिकली कस्टमर्स की जो रीच है उन पर्टिकुलर मार्केट्स तक होती है किसी ना किसी एंगल में, और उस रीच को मैं अपने बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस की जो प्रोसेस है उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। दीज कस्टमर्स आर कॉल्ड डोर ओपनर्स। ये आपके हमने अभी पढ़े स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंट कस्टमर पढ़े थे। हमारे लिए कस्टमर जो है वो जो हमने अभी 500 टाइप्स पढ़ी, सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन उनकी डायमेंशंस डिफरेंट हैं। अब हमने पढ़ना है कि जी कस्टमर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हो सकती हैं। ये लास्ट स्लाइड है हमारी आज की, कि कस्टमर के साथ जब आपने रिलेशनशिप मैनेज करना है, उसके साथ रिलेशनशिप मैनेज करने का क्या बेसिक तरीकाकार है, किस कस्टमर से किस तरह का रिलेशनशिप हमें कब मैनेज, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करें। ये स्ट्रैटेजी आप लोगों ने तब यूज़ करनी है जब आपको लगे कि आपका जो कस्टमर है वो एक बड़ा कस्टमर है, आप उससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं या कमा रहे हैं, और आपका जो कंपेटिटर है, आपका कंपेटिटर भी यही इसी कोशिश में हो कि वो कस्टमर जो है ना उसके पास है, आप कोशिश करेंगे कि वो कस्टमर आपके पास है। आपने अपने उस कस्टमर के साथ उस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना है। प्रोटेक्ट करने से मुराद ये है कि वो कस्टमर आपको छोड़ कर किसी और सप्लायर की तरफ ना जाए। ये इस केस में ये स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है। उसके बाद है री इंजीनियर द रिलेशनशिप। ये आप लोग जो है ये स्ट्रैटेजी आप लोग तब यूज़ करते हैं जब आपको ये लगे कि अभी करंटली तो आप कस्टमर से इतना ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में इस कस्टमर से मैं अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ,
ये मुस्तकबिल में इस कस्टमर का बिज़नेस जो है ना वो एक्सपैंड करना है, और इसके बिज़नेस की एक्सपेंशन को यूज़ करके मैं अपने बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकता हूँ। तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो अपने प्रोसेस को री इंजीनियर करते हैं। यानी री इंजीनियर करने से मुराद कि आप जैसे वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थी या टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप का जो कॉन्सेप्ट पड़ा था, आप लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे जो है वो मैं कॉस्ट को कम कर सकता हूँ। आप उन एक्टिविटीज़ पे जाके कॉस्ट को कम करें, और जो आपको कम प्रॉफिट हो रहा है उसको आप जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, और मुस्तकबिल भी आपका जो है ना वो ब्राइट होगा इस कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के रखने में। तो ऐसी जो स्ट्रेटजी है उसको हम लोग बोलते हैं री इंजीनियर द रिलेशनशिप। पहला जो था ना प्रोटेक्ट द रिलेशनशिप, उसमें यह था कि जी जैसा चल रहा है आपका कम से कम वैसा ही रहना चाहिए आपने उसको बस प्रोटेक्ट करना है, आपको री इंजीनियर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे री इंजीनियर तब करना है जब आपको रिसेंटली उससे इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा, लेकिन मुस्तकबिल आप जो है ना वो ब्राइटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इन्हांस द रिलेशनशिप। इन्हांस द रिलेशनशिप आपका बेसिकली तब आता है जब आप देखते हैं कि जी कस्टमर के साथ अभी भी आपके टर्म्स अच्छे हैं, लेकिन अभी भी आपको कुछ गैप नज़र आ रहा है कि आप कस्टमर से मज़ीद अर्न कर सकते हैं। अब वो कैसे, जैसा आपको मैंने क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग बताया था, आप क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग की स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए आप कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। आपके टर्म एंड कंडीशन अच्छे हैं अभी उसके साथ, लेकिन अभी इसमें मज़ीद इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, टर्म एंड कंडीशन को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो आप क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसको यूज़ करते हुए कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं आप लोग। ये आ जाती है तीसरी कैटेगरी। चौथी है हार्वेस्ट द रिलेशनशिप। हार्वेस्ट द रिलेशनशिप से मुराद बेसिकली ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके साथ आप जो जितना मैक्सिमम आप पे स्पेंड कर सकते थे उतना मैक्सिमम स्पेंड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वो कस्टमर आप पे स्पेंड नहीं कर सकता। तो आप उसके साथ आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप को हार्वेस्ट करेंगे। अब इसकी एग्जांपल ये है कि जी आप फॉर एग्जांपल किसी को वो आप जो है ना वो बिज़नेस करते हैं, आप गंदम सप्लाई करते हैं, आटा सप्लाई करते हैं। अब एक बिज़नेस है जिसका डिफरेंट जो ना वो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं जिसका डिफरेंट होटल्स हैं, और वो पहले भी सारा का सारा जो आटा है जो फ्लोर है वो आपसे ही परचेज़ कर रहा है। अब वो जितना भी आटा परचेज़ कर रहा है सारा आपसे ही परचेज़ कर रहा है, ऑलरेडी 100% आप उसके सोल सप्लायर हैं, तो इससे ज़्यादा मज़ीद आटा वो आपसे परचेज़ कर नहीं सकता वो आपसे। ठीक है, आप क्या करेंगे कि यार जितनी देर वो मेरे से आटा परचेज़ करता जाता है उतना मैं सेल करता जाऊँ। अब मुझे मज़ीद उसको अट्रैक्ट करने की, मज़ीद उसके लिए प्रमोशन डिस्काउंट्स वो चीज़ें ऑफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मज़ीद अपने कस्टमर के ऊपर ख़र्चा ना करूँ। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी जो मैक्सिमम लेवल है, मैक्सिमम मार्केट शेयर मुझे दे चुका है ऑलरेडी, वो इससे ज़्यादा मार्केट शेयर मुझे वो दे नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटजी में आप कोशिश करेंगे कि उस पर मज़ीद खर्चा ना करें, या अगर खर्चा करना भी है तो सिर्फ इतना करें खर्चा कि वो जो ना आपके वो कस्टमर आपके साथ टिका रहे, आपको छोड़ के ना जाए। ऐसी जो स्ट्रेटजी होगी उसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्ट द रिलेशनशिप। उसके बाद है एंड द रिलेशनशिप। एंड ये स्ट्रेटजी आप लोग को तब यूज़ करनी है जब आपको पता लगे कि जी अभी भी आपका जो कस्टमर है वो आपको उससे जो ना नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, वो आपके लिए ज़्यादा रेवेन्यू या ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प नहीं कर रहा, अभी भी नुकसान ही हो रहा है, और मुस्तकबिल में भी आप लोग नुकसान ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप उससे अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो ऐसी जो स्ट्रेटजी होगी उस सूरत हाल में आप उस कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप जो है ना वो आप कोशिश करें कि ख़त्म कर दें, क्योंकि ना अभी आपके साथ आपको कोई फ़ायदा हो रहा है उसके रिलेशनशिप से, ना मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में आपको अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए। उसके बाद है विन बैक द कस्टमर। ये स्ट्रैटेजी तब यूज़ होगी जब कस्टमर आपको छोड़ के चला गया होगा किसी और के पास, किसी और सप्लायर के पास चला गया, आपको छोड़ दिया, पहले आपके पास था, आपको छोड़ के कहीं और चला गया। लेकिन अभी आप देखते हैं कि जी मुस्तकबिल में आप ये देखते हैं कि जी मुस्तकबिल में जो है वो कस्टमर की मार्केट बढ़ रही है, कस्टमर का जो है ना वो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कस्टमर जो है वो प्रॉफिटेबल कस्टमर होगा। फिर आप क्या करेंगे कि उस कस्टमर को वापस जीतें, उसको जो नाराज़ कस्टमर था उसको वापस अपनी तरफ लेके आएँ। ऐसी जो स्ट्रेटजी है उसको हम लोग बोलते हैं विन बैक कस्टमर। ये एग्जांपल इतनी रेलिवेंट तो नहीं जितनी मैं आपको देने लगा हूँ, लेकिन उसमें ये जैसे आप लोग वो देखते हैं ना वो आती है सिम लगाओ ऑफ़र आती है। सिम लगाओ ऑफ़र किन कस्टमर्स के लिए होती है, यानी कि जी आप 3 महीने से या 5 महीने से जो आपने सिम इस्तेमाल नहीं की उसको दोबारा आप लोग अपने फ़ोन में डालें, इतने एसएमएस मिलेंगे, इतने इंटरनेट मिलेगा वगैरह वगैरह। वो बेसिकली कंज्यूमर मार्केट में है, लेकिन बिज़नेस मार्केट में भी इस तरह की जो है ना आप लोग ऑफ़र्स दे सकते हैं
कि ऐसे कस्टमर जो आपको छोड़ के किसी वजह से चले गए वापस आपके पास आ जाए। इसको बोलते हैं विन बैक द कस्टमर स्ट्रेटजी को बोलते हैं। उसके बाद है स्टार्ट अ रिलेशनशिप। ऐसी स्ट्रेटजी उन कस्टमर्स के लिए है कि जिनसे आपने पहले कभी डील नहीं किया, उन्होंने अभी तक आपसे कभी जो है ना वो परचेज़ नहीं की, लेकिन आप देखते हैं कि वो कस्टमर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कस्टमर हैं, अभी भी कोई प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, मुस्तकबिल में भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे और हमें इनके साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाने का फ़ायदा होगा, तो आप उनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, आप उन कस्टमर्स को एक्वायर करेंगे। मिड टर्म के बाद शायद हम लोग, या अगर अभी भी टाइम मिला हमें पहले, तो कस्टमर एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। उसमें आपको ये चीज़ कवर होगी कि आपने रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे करना है। बेसिकली ये 7 किस्म की स्ट्रेटजीज थी जो डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरी करती थी। अब हमने जब अपने डाटा माइनिंग करनी है, हमने अपने क्लस्टर्स बनाने हैं, कस्टमर्स को जब समझ लेना, हमें कस्टमर डाटा बेस बनाने के बाद, कस्टमर पोर्टफोलियो डेवलप करने के बाद हमें पता लगेगा कि किस तरह के कस्टमर्स के लिए कौन सी स्ट्रेटजी जो है ना हमें वो सूट करेगी। ये आपका जो है रेफरेंसेज है, मतलब आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है।